हाँ जी। स्टार्ट हो गया आपका, ये चल गया अब। अच्छा। तो अभी कौन कौन है? ओके। ओके। तो रंजीत और आशीष, आपने ये क्वालिफिकेशन क्या है वैसे इसमें, हाईएस्ट क्वालि? अच्छा, किस ईयर में पास आउट हो? 13 में? उससे बाद जॉब करिए कहीं पे? अच्छा, कहाँ पे कर रहे हो? अच्छा। तो जैसे काम आपका टेक्निकल है, जैसे इसमें कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है या कुछ डेटाबेस में, या अदर देन है? ओके। ओ, ओके ओके। और आशीष आपका? सेम। ओके। ओके। तो जो हेलो, जो हमारा यहाँ पे लर्निंग का पार्ट है ना, हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एससीएम। तो बेसिकली एससीएम होता क्या है, जैसे जहाँ भी आपका प्रोक्योरमेंट और सेल्स का पार्ट आता है ना, वो एससीएम में ही आता है आपका। अदर देन सेल्स और प्रोक्योरमेंट, इससे अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऑपरेशन वर्क हैं जो आपके एससीएम के पार्ट हैं। जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हो, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारा आपका एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरिंग को ओरेकल के टर्म में डिफाइन अलग से किया गया, लेकिन है वो जनरली आप उसको सप्लाई चेन में इंक्लूड कर सकते हो। ओके। जब भी एक मटेरियल को बनाने से लेकर उसको सेल आउट करने तक का पार्ट जो भी है, उसको इन पेमेंट करना, ये सारा आपका ओरेकल में डिफाइन किया गया है कि इस तरीके से हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपके कुछ फाइनेंस का पार्ट आता है, कुछ एचआरएमएस का पार्ट आता है। ओके। तो हमें सिर्फ फोकस अपने एससीएम वाले पार्ट पे करना है। बाकी जो भी हमारे रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होंगे रिगार्डिंग फाइनेंस और एचआरएमएस, जो ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें, तो हमें वो कॉन्फ़िगरेशन हमें सबसे पहले करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लर्न क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपना हमारा एक रोल रहेगा, वो होगा एक फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल। ओके। और बेसिकली कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको फंक्शनल कंसल्टेंट मिलेंगे, आपको टेक्निकल कंसल्टेंट, टेक्नो फंक्शनल और डीबीए। ये सभी गाइस का एक प्रोजेक्ट में अलग अलग रोल है। तो हमें सबसे पहले अपना रोल समझने से पहले पहले मैं आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बता देता हूँ कि एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है कहीं भी। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे सबसे पहले हम कोई भी डिपार्टमेंट है, एनी डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसको कोई आइटम की रिक्वायरमेंट है, आइटम कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है? तो वो जनरली क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है अपने डिपार्टमेंट में कि भैया मुझे ये आइटम चाहिए। ठीक है? तो वो एक रिक्वेस्ट जो ओरेकल के टर्म में बोलते हैं उसे परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है? तो वो किस हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको इंटेंट बोलती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको रिक्विजिशन भी बोलती है। ठीक है? तो हमारे ओरेकल की टर्म में से परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। जो भी रिक्वेस्ट किसी मटेरियल के लिए आती है कि ये मटेरियल हमें सो सो डिपार्टमेंट में चाहिए, तो परचेज रिक्विजिशन रेज करते हैं। उसके बाद जब भी परचेज रिक्विजिशन रेज होगी, उसका जो भी सुपरवाइजर है या जो भी है अथॉरिटी है, उसकी हायर अथॉरिटी, वो उसको अप्रूव करेगा। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मैनेजर होता है, तो हमें उससे अप्रूवल लेकर ही हम सारे काम करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी अप्रूवल प्रोसेस चलेगा आपका। उसके बाद आपका प्रोसेस आता है रिक्वेस्ट आरएफक्यू प्रोसेस, जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आरएफक्यू बेसिकली जैसे आपने कोई आइटम हायर वैल्यू ऑफ आइटम परचेज करना है, तो आप सप्लायर से
आप कहते हैं कि आप हमें कोटेशन प्रोवाइड करो, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर इनवाइट होते हैं, उसमें वो आपको कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। कोटेशन में सारी आइटम की इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस प्राइस पे, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो आपको सारी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर फिर आप सिस्टम में कोटेशन एंटर करते हैं। अब उसके बाद आपने सभी सप्लायर्स की कोटेशन एंटर करी है और उसके बाद आप कोट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। कोट एनालिसिस में टेक्निकल सारी चीज़ें देखी जाती है, ये हमें किस प्राइस पे मिल रहा है, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सारी चीज़ें हम वेरीफाई करके फिर जो जिस सप्लायर से हमें आइटम हमारी जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो हम उससे उसके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर हमारा एक्चुअल वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। ये हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो है परचेज रिक्विजिशन है, ये हमारा इंटरनल है। सप्लायर के पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं जाता, सप्लायर के पास ये वाला डॉक्यूमेंट जाएगा हमेशा परचेज ऑर्डर, जिसके बिहाफ पे हम मटेरियल अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव करेंगे। जब हम परचेज ऑर्डर रेज करेंगे, सिमिलरली रिक्विजिशन की तरह ये भी आपका हायर अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए। जैसे ही परचेज ऑर्डर अप्रूव होगा, उसके बाद सप्लायर आपको शिप करेगा मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप शिपमेंट लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो आप रिसीविंग करते हैं मटेरियल की। ठीक है, उसको रिसीव करेंगे, जिसको हम ओरेकल टर्म में पीओ रिसिप्ट बोलते हैं, कुछ उसको जीआरएन बोलते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट, कुछ उसको एमआरएन से ट्रीट करते हैं, मटेरियल रिसिप्ट नोट आल्सो। उसके बाद फाइनेंस का पार्ट आता है। जैसे मटेरियल आपका रिसीव हो गया, डिलीवर हो गया, तो आपका फाइनेंस का पार्ट आता है। इसमें फाइनेंस में क्या करेगा, जो सप्लायर आपको इनवॉइस देगा, जो भी आपने मटेरियल रिसीव करा है उसकी आपको सिस्टम में इनवॉइस क्रिएट करेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपका P2P प्रोसेस है, जो हमें बेसिकली अपने सिस्टम में देखना है कि कैसे हमें इसको गो थ्रू करेंगे इस प्रोसेस में। तो आगे बढ़े फिर। एक मिनट, इसको थोड़ा हटाओ ना यार, मिनिमाइज कर दो इसको। ठीक है, तो हमारा बेसिकली रोल क्या है, हमारा हमारा रोल है जो हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट रोल लर्न कर रहे हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट रोल किसी भी एप्लीकेशन में हो सकता है, आपका फाइनेंस में भी हो सकता है। जो फाइनेंस गाइज होते हैं उनको फाइनेंस फंक्शनल कंसल्टेंट बोलते हैं, जो एचआरएमएस के होते हैं उन्हें एचआरएमएस फंक्शनल कंसल्टेंट बोलते हैं, जो सप्लाई चेन में होते हैं वो एचसीएम फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं। तो जो हमारा रोल होता है बेसिकली, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल कराना चाहती है। ठीक है, ओरेकल यूज करना चाहती है, वो अभी सपोज दैट या वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर रही है, लेकिन अब वो ओरेकल पे मूव करना चाहती है। तो एज ए फंक्शन कंसल्टेंट रोल क्या होता है, जब भी हम क्लाइंट यूजर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ से हमें उनके साथ पहले ये समझना पड़ता है वो अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस कैसे रन कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनके साथ हम सिट करते हैं और एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हम उनसे एक्चुअल में उनका करंट सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो करंट सिस्टम किस तरीके से चला रहे हैं। तो वो हमारा रोल होता है। तो एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हम उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी सिस्टम में रिक्वायरमेंट गैदर, उसको फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल कर सकते हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट करते हैं, जो हम अभी भी हम अपने सिस्टम में करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी हमें लगता है कि टेक्निकल हेल्प चाहिए जो हम एज ए फंक्शनल अचीव नहीं कर सकते, तो हम टेक्निकल कंसल्टेंट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ हमारा एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट रोल होता है इसमें। जो हमारी एप्लीकेशन है अभी हम जो यहाँ पे लर्न करेंगे, वो है हमारी परचेजिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करेंगे। और इन्वेंट्री है, जिस इन्वेंट्री का मतलब होता है जिसमें हम सारा ऑन हैंड मेंटेन करेंगे, अपना जो भी आइटम है उनके ऑन हैंड कितना है, ये सारा उसकी वैल्यू कितनी ऑन हैंड की, ये सारा मेंटेन करते हैं इन्वेंट्री पार्ट में।
बाकी हम ऑर्डर मैनेजमेंट भी देखेंगे। इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट बेसिकली आपका सेल्स से रिलेटेड पार्ट है, जहाँ पे अगर आपका जैसे कोई भी आइटम आप बनाते हो उसको सेल आउट करते हो तो वो आपका ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाएगा। अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, जो हम इसमें जाएंगे नहीं। इसमें बेसिकली अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल में ये आपका अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल जीएल जर्नल लेजर कैश मैनेजमेंट एफए, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हम इसमें टच ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने फोकस करेंगे इन्वेंट्री परचेजिंग ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है। एक बार एप्लीकेशन ऑन करना। अरे बेसिकली जब आप एक न्यू एप्लीकेशन यूज करोगे ना, तो आपके पास एक ओरेकल द्वारा प्रोवाइड करे हुए सीडेड पासवर्ड है, वो आप यूज करके अपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ओरेकल प्रोवाइड करता है ऑपरेशंस, ये हमारा डमी इंस्टेंस है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए इसमें ऑपरेशंस आता है। अदरवाइज जब आपका ओरेकल फ्रेश इंस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसमें ट्रेनिंग मटेरियल नहीं होता, तो वो आपका सिस एडमिन हमें प्रोवाइड करता है उसके क्रेडेंशियल। ऑपरेशंस है, वेलकम का पासवर्ड वेलकम है, ऑपरेशन यूजर नेम है। ये जो भी हमारे पास इसमें ये आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये सभी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको एक रोल डिफाइन होता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलरली ओरेकल में आप किसी भी वर्क को विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ही नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपके सब मेन्यूज होते हैं। जैसे ये आपका एक, इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हुआ, ये सब मेन्यूज हो गया। एक सब मेन्यूज के अंदर ये फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड कलेक्शन, दीज आर फंक्शंस, राइट। तो हमें फंक्शंस की हेल्प से अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिस एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका ये नेविगेटर विंडो ओपन हो गया। आप यहाँ से ये ऑप्शन है स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्विच करते हैं। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड पास करेंगे। जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप सारे अपने कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट हैं वो अचीव करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हमें इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यूजर डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम यूजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। ओके। यूजर्स के हेल्प से आप अपने जो भी है यूजर्स क्रेडेंशियल होंगे आपके, उसके थ्रू आप ओरेकल एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें जर्नल लेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं अपने एक लॉग यूजर से लॉग इन कर लेता हूँ एक बार।
एक्सेल ओपन करना है एक बार। वो वाली एक्सेल जिसमें ट्रेनिंग वाला। जो हमारा पहला टास्क है इसमें हम जर्नल लेजर क्रिएट करेंगे हम इसमें प्राइमरी लेजर बेसिकली। और प्राइमरी लेजर ये जितनी भी है ये हमारी एप्लीकेशन ओरेकल के अंडर परचेजिंग एप्लीकेशन, इन्वेंट्री एप्लीकेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, कैश मैनेजमेंट, फिक्स असेट, ये आप इसको मॉड्यूल भी बोल सकते हो, ये एक आपकी एप्लीकेशन भी है। ओके, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन है इनके। सबसे पहले हम इसमें जनरल लेजर में हम सबसे पहले जीएल वाला बेसिक पार्ट है जो हमें कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है उसकी अपने एससीएम के सेटअप करने से पहले। तो हमें इसमें सबसे पहले प्राइमरी लेजर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी लेजर क्रिएशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड, हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए जिससे हम प्राइमरी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, एक कैलेंडर, एक चार्ट ऑफ अकाउंट और एक अकाउंटिंग मेथड। ये दीज आर 4 सीज, इनको 4 सीज भी बोलते हैं। और इसे हमें सबसे पहले हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, करेंसी, कैलेंडर, चार्ट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग मेथड। लेट्स से अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है आप वो एंटर करना चाहते हैं किसी भी बुक में मैनुअली। लेट्स से आपने कोई रेंट पे किया किसी भी पार्टी को, ओके। तो आपने एक रेंट पे किया, तो आप जब भी उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में एंटर करते हैं तो वो उसकी उसमें आप एक डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट में मैंने वो ट्रांजैक्शन एंटर करी। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, ओके, कि भाई किस अकाउंट में मैंने मतलब एंट्री पास करी। लाइक रेंट पे किया तो ये थोड़ा फाइनेंस का पार्ट है आपका, कि रेंट पे किया तो मैंने भाई रेंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से अगर आप नॉर्मली अंडरस्टैंड करो तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपने किसके लिए रेंट पे किया। जस्ट आपने, अगर मैं इसको ये ऐसे पास करता हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आप बेसिकली बता नहीं सकते कि किसके लिए। आप लेट्स से आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी 10 ब्रांचेस हैं, ओके, ऑल ओवर इंडिया। किसी भी, लेट्स से एग्जांपल, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टीसीएस। टीसीएस के काफ़ी लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं, जैसे टी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसके भी काफ़ी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। टाटा मोटर्स है, ओके, टाटा स्टील है, ये सारे इसके लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। सो बेसिकली ओरेकल का एडवांटेज यही है, अगर आप आपके मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, तो आपको सिर्फ एक सर्वर पे ओरेकल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइन ऑफ बिजनेस के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं मार्केट से तो आपको हर सिस्टम पे जाके अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। लेकिन ओरेकल एक ऐसा फीचर है इसका कि ये आप सिर्फ एक बार इंस्टॉल करेंगे, एक बार आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ओरेकल से इसके लिए। उसके बाद आप मल्टीपल कंट्रीज में भी मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेसेस के लिए एक इंस्टेंस पे आप ओरेकल रन कर सकते हैं। तो इस वाली एप्लीकेशन से बेसिकली हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे जो हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की भाई हमने किसके लिए पे किया है, ठीक है। बाकी हम अमाउंट मेंशन करते हैं कि कितना अमाउंट हमने पे किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता कि किस करेंसी में हमने पे किया, क्योंकि लेट्स से अगर हम इंडिया में बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम, अगर हमारे डोमेस्टिक सप्लायर हैं तो हम उन्हें इंडियन करेंसी में पे आउट करेंगे, राइट। अगर हमारे फॉरेन सप्लायर हैं तो हमें उन्हें यूएसडी में या अदर करेंसी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ओरेकल में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ करेंसीज होती हैं इसी तरीके से, एक फंक्शनल करेंसी, एक फॉरेन करेंसी। फंक्शनल करेंसी का मतलब है जिस कंट्री में आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी करेंसी आपकी फंक्शनल होगी। लेट्स से अगर मैं यूएस में रन कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है, तो यूएस के लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो यूएस के लिए मैं प्राइमरी लेजर बनाऊंगा तो वहाँ पे मेरी फंक्शनल करेंसी यूएसडी हो जाएगी। अगर मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ तो मेरी फंक्शनल करेंसी आपकी आईएनआर होगी।
अदर देन फंक्शनल करेंसी आपकी फॉरेन करेंसीज होती हैं। ठीक है। बाकी जो हमने ये ट्रांजैक्शन एंटर करी, इस ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए डेट, डिटेल, अकाउंट, अमाउंट एंड करेंसी, इसलिए हमें यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ी। यहाँ पे प्राइमरी लेजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट ऑफ डेट के लिए हमें यहाँ पे कैलेंडर होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम डेट को नोट डाउन कर सकें। करेंसी से हम यहाँ पे ये वाली करेंसी, जिस करेंसी में हमने पेमेंट करी है वो हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। और जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली हेल्प करता है कि आप डिटेल्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट की हेल्प से वो परफॉर्म करते हैं। हाँ जी। किसमें? हाँ हाँ ठीक है। ये कोई नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो बिजनेस ग्रुप अभी मैं आगे आऊंगा ना उस पर, अभी मैंने बिजनेस ग्रुप बताया ही नहीं है आपको। इसके बिना आप बाकी के सेटअप कैसे कर सकते हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने तो चलो बाकी का देख भी लिया है, आप ही बताओ क्या हम कर सकते हैं बाकी के? क्या मैं ऑपरेटिंग यूनिट बना सकता हूँ बिना इसके? फिर मल्टी और स्ट्रक्चर क्या है हमारा? मैंने मल्टी और स्ट्रक्चर बताया था ना आपको। मल्टी और स्ट्रक्चर में टॉप लेवल पे क्या आता है? हाँ, उसके बाद क्या आता है? नहीं नहीं नहीं, लेवल बताओ मुझे। अगर मैं मल्टी स्ट्रक्चर तुमसे पूछूं, मल्टी स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफाइन करते हैं, सिंपल सा एक समराइज मैनर में अगर आप मुझे बताओ, तुम्हें तो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं नहीं, वो सब नहीं, सिंपल एक स्टेप्स क्या क्या आते हैं मल्टी स्ट्रक्चर में, क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है, सिंपल सा पूछ रहा हूँ ओनली। टॉप टू डाउन। हम्म। सबसे पहले हमें बिजनेस ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी लेजर आता है। प्राइमरी लेजर में हम लीगल एंटिटी असाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग, तो इस तरीके से ये हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, ये सिक्वेंशियल है, ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ और कर दिया, इन सब की आपस में एक लिंकिंग है। जब तक वो लिंक क्रिएट नहीं होगा तो आप कोई भी, आपको एरर भी आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी लेजर ही बनाऊं, मेरा मैं इसमें सीधा पहले बिजनेस ग्रुप भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्राइमरी लेजर सबसे पहले कॉन्फ़िगर करूँ। लेकिन आप सिक्वेंशियली चलते हैं, पिरामिड बिजनेस ग्रुप से लेकर प्राइमरी लेजर, फिर लीगल एंटिटी, फिर ऑपरेटिंग में, फिर इन्वेंट्री। तो भी इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हम, थोड़ा सा ओवरव्यू दे। तो इसमें लास्ट आता है इसमें अकाउंटिंग मेथड। जैसे जो भी रूल, आप अकाउंटिंग मेथड में बेसिकली रूल होते हैं अकाउंटिंग एंट्री जनरेट करने के। ठीक है। तो हम सिस्टम में कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसकी नेविगेशन है सिक्योरिटी यूज, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन। तो ऑलरेडी हमने एक आप जैसे यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हुआ, यहाँ पे येलो फील्ड्स हैं, येलो फील्ड्स आपकी मैंडेटरी हैं, जो वाइट फील्ड है वो आपकी नॉन मैंडेटरी। यहाँ फिल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो येलो फील्ड्स है वो मैंडेटरी, यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं तो मैं आपको एक बार एक दिखा देता हूँ सर। जैसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईबीएस जनरल लेजर सुपर यूजर मैंने नाम दिया है, इसमें आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो। इसमें बेसिकली सुपर यूजर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी की यूजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास सारे एक्सेस हैं, तो हम उसको सुपर यूजर रोल प्रोवाइड करते हैं। जैसे एप्लीकेशन इसकी जनरल लेजर है,
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ईबीएस जीएल दिया, ये आपका डेटाबेस में कॉलम में डिनोट होता है। बेसिकली ये डेटाबेस रिलेटेड है। एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। एज ए डेटाबेस जो भी टेक्निकल कंसल्टेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की से इंफॉर्मेशन निकालेगा क्वेरी के थ्रू। जो यहाँ पे हम डेटा ग्रुप यूज करते हैं वो बैकएंड है। ये बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम है, बैकएंड का नेम है। एप्लीकेशन हमारी जनरल लेजर है। जो हम ये मेन्यूज हैं, ये हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, उसमें सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, राइट। तो वो हमारे मेन्यूज की हेल्प से आ रहे हैं। जो भी मेन्यूज हम असाइन करेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमें उसके सारे फंक्शन रिफ्लेक्ट होंगे। बाकी डेटा रिक्वेस्ट ग्रुप, आप यहाँ पे जितनी भी आप रिक्वेस्ट रन करेंगे, रिक्वेस्ट मतलब प्रोग्राम या जॉब, कोई इसको जॉब कहता है, कोई प्रोग्राम, कोई इसको रिक्वेस्ट कह सकता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ग्रुप असाइन करते हैं। इसमें जितने भी रिक्वेस्ट ग्रुप के अंदर जितने भी कंकरेंट प्रोग्राम होंगे या रिपोर्ट्स होंगे वो आपको शो होंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है। आप ये बस इसमें ये नोट कर लो कि ये इसमें आपको ये वाला मेन्यू असाइन करना है, और ये आप इसमें रिक्वेस्ट ग्रुप ये वाला असाइन करेंगे, ठीक है। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करी, सिर्फ उतने से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको वर्किंग में लाने के लिए उसमें प्रोफाइल ऑप्शंस असाइन करने पड़ते हैं। तो इसमें प्रोफाइल ऑप्शन जस्ट लाइक एक सिक्योरिटी है आपकी, जो सिक्योरिटी देंगे कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक इस तरीके से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं एक दिखाता हूँ। जैसे जनरल लेजर है आपका, मैंने जनरल लेजर वाला डिफाइन किया और दिखा देता हूँ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं इसमें। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जो प्रोफाइल ऑप्शन असाइन होता है, सबसे पहले हम इसमें यूजर टाइप असाइन करते हैं, ठीक है। एचआर यूजर टाइप। जब आपने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करी, एचआर यूजर टाइप का मतलब ये है कि हम जो एचआर एप्लीकेशन है उसके जो जितने भी यूजर हैं, हम उसको एक्सेस दे रहे हैं कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं ओरेकल में। उसके बाद हम असाइन करते हैं इसमें जब हम अपना प्राइमरी लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, तब हम उसको अपने लेजर का एक्सेस भी देते हैं। यहाँ पे जीएल लेजर नेम से हम उसको अपने प्राइमरी लेजर का एक्सेस देते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आपका इस तरीके से हो जाएगा। एक्चुअली हम ऑलरेडी इसमें इन्वेंट्री तक कर चुके हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ। बाकी मनीष जी आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। जब भी हम इसमें जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल लेजर, ठीक है। मैंने इसमें बताया था एक्सेल में कि हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, चार्ट ऑफ अकाउंट और कैलेंडर। तो इसमें सबसे करेंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, करेंसी जस्ट इनेबल करनी पड़ती है आपको। जैसे आपकी करेंसी है यहाँ पे INR। अगर हम इंडिया के लिए बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम इंडिया के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक इनेबल चेक बॉक्स होता है, वो जस्ट इनेबल करना पड़ता है आपको जिस भी करेंसी के। ये हमारी फंक्शनल करेंसी है, ठीक है। ये हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आता है पार्ट हमारा कैलेंडर का। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टाइप आता है, कैलेंडर टाइप। जैसे कैलेंडर टाइप आता है हमारा, यहाँ पे दो टाइप के कैलेंडर ईयर टाइप है यहाँ पे कैलेंडर में। एक है कैलेंडर और एक है फिजिकल। लेट्स से कैलेंडर टाइप वो होगा जैसे आपका सेम ईयर के अंदर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड हो, ठीक है, वो आपका कैलेंडर में आ जाएगा। जैसे जनरली हमारे जैसे कैलेंडर होता है जनवरी से दिसंबर होता है, तो वो आपका कैलेंडर में आ जाएगा। फिजिकल का मतलब है जब आपके दो स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड आपके डिफरेंट ईयर में होंगे। जैसे आपका अप्रैल टू मार्च चलता है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो आपका फिजिकल में आ जाएगा। सर इसी सिनेरियो पे कोई भी कैलेंडर हो किसी भी कंट्री का, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से हम यहाँ पे कैलेंडर डिफाइन कैसे करते हैं, पीरियड टाइप मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम
जैसे हम 13 पीरियड, वैसे आपके पीरियड होते हैं 12 किसी भी ईयर में। एक हम एक्स्ट्रा पीरियड ओपन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ओपन, क्यों ओपन करते हैं हम। जैसे हमने इसे क्रिएट किया था ईपीएस पीरियड टाइप 13, हमने ईयर लिया था, कैलेंडर टाइप हमने इसमें मेंशन किया था। इसके बाद आपको कैलेंडर डिफाइन करना है, यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग में। यहाँ पे अकाउंटिंग कैलेंडर है। जैसे हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया, हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 के पीरियड के लिए, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पीरियड अप्रैल है। अप्रैल हमने डिफाइन किया यहाँ पे। लेट से आपका स्टार्टिंग जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड होगा, जिस ईयर में आप रिपोर्ट करते हैं, आप हमेशा इंडियन इस पे देखो तो आप इसमें मार्च के बाद रिपोर्टिंग होती है आपकी, ठीक है। जब फाइनेंशियल क्लोजिंग हो जाती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, उसके बाद आप उसको रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका वो वाला ईयर आ जाएगा। ये आपका क्वार्टर है। जैसे आप एक साल, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो आपने इसलिए क्वार्टर वाइज इसको मेंशन किया, एक क्वार्टर। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी है आप पहले यहाँ ईयर ध्यान रखना, जो आपका रिपोर्टिंग ईयर है वो आएगा यहाँ पे। बाकी सिक्वेंस आप दे सकते हो 1 1 1, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड 2 2 2 सेकंड क्वार्टर, थर्ड 3 3 3 थर्ड क्वार्टर। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका पीरियड है लेकिन 19 का, ध्यान रखना ये आपका 19 रहेगा। आप उसके बाद जैसे जनवरी में मूव करते हैं, आपका फोर्थ क्वार्टर आ गया, राइट। उसके बाद आपका फरवरी मार्च, सिंपल आपको कैलेंडर डिफाइन करना है यहाँ पे बेसिक। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे एक हमारा एक इसमें हम 13 पीरियड हमने वहाँ पे डिफाइन करे थे। तो 13 पीरियड के लिए यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट पीरियड ओपन करना है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि लेट से कोई आपकी ट्रांजेक्शन किसी मंथ में नहीं हुई, आपको वो नेक्स्ट पीरियड में किसी पीरियड में पोस्ट करनी है, तो उस तरीके से आपने एक एडजस्टमेंट पीरियड ओपन करा, ठीक है। सिस्टम इसमें आप कोई भी ड्यूरेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्च से 31 मार्च हमारा मार्च का ड्यूरेशन है। और जो एडजस्टमेंट पीरियड है वो आप कोई भी डे नंबर ऑफ डेज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे 31 ही लें। यहाँ पे आप 1 मार्च से 31 मार्च का कोई भी पीरियड आप ले सकते हैं, या लास्ट के 7 डेज आप ले सकते हैं। बट सिस्टम को कैसे पता लगेगा, सिस्टम ये चेक करेगा अगर ये वाला फ्लैग इनेबल है आपका एडजस्टिंग, तो सिस्टम ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये आपका एडजस्टमेंट पीरियड है, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी भी पीरियड में ओवरलैपिंग होगी, सिस्टम आपको कैलेंडर में एरर थ्रो कर देगा जब भी आप इसको वैलिडेट करेंगे। थर्ड पार्ट आता है हमारा प्राइमरी लेजर क्रिएशन का। यहाँ पे गए थे हम, अकाउंटिंग सेटअप मैनेजर में जाओगे आप, अकाउंटिंग सेटअप में गए। ओपन करना है फॉर्म, नीचे स्क्रीन नहीं हो रही है। ये वो अकाउंटिंग सेटअप में नीचे स्क्रीन होगी होगी, व्यू नहीं हो रही मेरे को। वो ओपन हो गया होगा फॉर्म, ओपन करो इसे ब्राउजर पे। हाँ ये वाला। जब भी आप कोई भी प्राइमरी लेजर क्रिएट करते हैं, सिंपल सा स्टेप है इसमें। बंद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप प्राइमरी लेजर डिफाइन करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, जो भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं लेट से कोई भी देता हूँ यहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट जो भी हम बनाते हैं, जैसे हम अभी मैं चार्ट ऑफ अकाउंट आपको दिखाया नहीं है शायद, ये वाला पार्ट मिसिंग है। एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट का भी देख लेते हैं इसमें, एक बार ओपन करना होगा।
बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट आपके बनाते कैसे हैं वो देख लो एक बार, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। यहाँ पे आपको जाना होता है फ्लेक्स फील्ड्स के अंदर, की, यहाँ पे सेगमेंट्स। जो आपके जर्नल लेजर के अंदर एक ही आपका की फ्लेक्स फील्ड है, वो है आपका अकाउंटिंग की फ्लेक्स फील्ड, जर्नल अकाउंटिंग की फ्लेक्स, जिसकी हेल्प से आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमने क्रिएट किया हुआ है इसमें ईबीएस अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। यहाँ पे सेगमेंट्स हैं, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप एक कंपनी का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि किस में आप कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे कंपनी है, यहाँ आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं, कंपनी, डिपार्टमेंट, अकाउंट, प्रोजेक्ट, फीचर 1, फीचर 2। ये जो कंपनी है इसकी जगह आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, नेम जरूरी नहीं है। लीगल एंटिटी हो सकता है यहाँ पे आपका, या कोई ब्रांच भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कंपनी में। जैसे आपकी लाइन ऑफ बिजनेसेस है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, तो आप यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं आपकी, वो यहाँ पे आप एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी आपने जस्ट एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा, उसके बाद एक डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे, आपने डिपार्टमेंट लिस्ट यहाँ डिफाइन करी। अकाउंट्स है, किस अकाउंट्स में एंट्रीज जाएंगी। प्रोजेक्ट है, ये मैं ये आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे, जरूरी नहीं है कहीं प्रोजेक्ट हो, कुछ और भी हो सकता है। फीचर 1, फीचर 2 हमने फीचर के लिए लिए हैं इसमें। जैसे बेसिकली इसमें हमें ये सेगमेंट्स डिफाइन करे हैं। सेगमेंट्स में हमें यहाँ पे जो दो हमारे मैंडेटरी क्वालिफायर्स होते हैं, जो हमें इनको क्वालिफाई कराना पड़ता है। फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर है यहाँ पे, एक बैलेंसिंग सेगमेंट। बैलेंसिंग सेगमेंट आपने कंपनी के साथ इनेबल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके डेबिट क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस करेगा आपका। और इसके बाद आपका दूसरा है मैंडेटरी है, वो है अकाउंट। अकाउंट से रिलेटेड है आपका नेचुरल अकाउंट सेगमेंट। नेचुरल अकाउंट सेगमेंट आपने असाइन किया हुआ है, इसलिए ये आपको यहाँ पे क्वालिफाई कराना पड़ेगा अकाउंट्स में। ये दो मैंडेटरी हैं, जरूरी नहीं। ये वाला जो क्वालिफायर था फ्लेक्स फील्ड बैलेंसिंग सेगमेंट, ये आपका जरूरी नहीं है आप कंपनी के साथ करें, आप इसको डिपार्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। बस इसका मेन पर्पज ये है कि आप अपनी जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो बैलेंस करते हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल। तो वो आपका किसके उस पर करना चाहते हैं आप, ये इससे रिलेटेड है। बेसिकली ये आपका फाइनेंस कंसल्टेंट का पार्ट है। एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट, अगर आप फाइनेंस कंसल्टेंट रोल है आपका, तो आप ये डिफाइन करते हैं कंपनी, डिपार्टमेंट, सब कुछ। ये जो भी स्ट्रक्चर है ये फाइनेंस कंसल्टेंट डिफाइन करता है। जब भी आप इसमें अकाउंट ये डिफाइन करते हैं, इसके बाद इसमें वैल्यूज एंटर करनी पड़ती हैं। वैल्यूज हम वैल्यू सेट की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू सेट डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सिंपल वैल्यू सेट डिफाइन करा, उसको सेव करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे हमने इसके लिए डिफाइन किया हुआ है ईबीएस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ऑपरेशंस अकाउंट है, इसमें हमारे ऑलरेडी सारे अकाउंट्स डिफाइंड है, तो हमने ऑपरेशंस अकाउंट सी डीड वाला ले लिया हमने। और बाकी इस तरीके से वैल्यू सेट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमें इनमें वैल्यूज एंटर करनी पड़ती हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी आप डिफाइन करो अलाउड डायनामिक इंसर्ट आपका इनेबल होना चाहिए। और हम इसमें वैल्यूज एंटर करनी है हमें, तो वैल्यू सेट पे गए, आपको सीधा पता है वैल्यू सेट करनी है, तो आप उससे सर्च कर सकते हो। कंपनी है आपका वैल्यू सेट। यहाँ पे जैसे हमने 3 कंपनियां ओपन करी हैं इसमें, ईबीएस, एमएफजी कंपनी, ट्रेडिंग एंड कंसल्टिंग, 3 कंपनी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। 1000, 2000 कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्वालिफाई कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके अलाउ बजटिंग, अलाउ पोस्टिंग, ये आप इनेबल करते हैं। सभी में आपको इनेबल करना है। जैसे यहाँ पे सेकंड वैल्यू सेट हमने डिफाइन करा हुआ है इसमें डिपार्टमेंट का।
100, 101, 102, ये हमने 3 डिपार्टमेंट ओपन करे हैं। ठीक है, ये नंबर एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 3 का एग्जांपल लेकर कर रहे हैं यहाँ पे। सेम आपको यहाँ भी क्वालिफायर कराना पड़ेगा। ये जो आपके 2 टाइप के क्वालिफायर हो गए, एक हो गया ये आपका सेगमेंट क्वालिफायर है, एक आपका होगा की फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर। क्या ऐसी आपका अकाउंट्स है, अकाउंट से रिलेटेड आपने यहाँ पे दे रख दिया हुआ है। ओके। ऑपरेशंस अकाउंट है यहाँ पे, आप जो भी अकाउंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपके 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट टाइप होती है आपकी यहाँ पे लिस्ट में। एसेट अकाउंट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टॉक होल्डर एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये आपके 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं इसमें। जब भी हमने यहाँ पे हमारे 5 टाइप्स, हमें बेसिकली जब हमने बाकी के सेगमेंट देखे थे जैसे उसमें 2 ही आ रहे थे हमारे, अलाउ पोस्टिंग, अलाउ बस्टिंग। लेकिन इसमें हमारे 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, राइट। अकाउंट टाइप आ रहा है, रिकनसाइल आ रहा है, थर्ड पार्टी कंट्रोल अकाउंट। तो इसके लिए आपने जो क्वालिफायर असाइन किया था नेचुरल अकाउंट वाला, इस वजह से ये आपका यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट में हमने असाइन करे थे वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। ये आपने अकाउंट डिफाइन कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिया अकाउंट्स की, किस टाइप का अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, कौन सा अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी लर्निंग होगी इस चीज में, क्योंकि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर लेंगे इसमें फाइनली, और उसके बाद जब हम इसमें साइन करेंगे, प्राइमरी लेजर क्रिएट करेंगे, तो हमें जितने भी हमने चार्ट ऑफ प्री रिक्विजाइट्स थी हमारी, करेंसी, कैलेंडर, चार्ट ऑफ अकाउंट, तो वो हमें अपने प्राइमरी लेजर में असाइन करने पड़ते हैं। जैसे आपने कोई भी नेम रख लिया यहाँ पे प्राइमरी लेजर का, यहाँ पे आप सिर्फ अपने जो भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ पे एसोसिएट करते हैं, सिंपल। ये है, आप सीधा सीधा यहाँ पे बस असाइन करते हैं। ठीक है, एक मिनट आप वाला दिखाता हूँ। जैसे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसमें ईवीएस करके, ईबीएस प्राइमरी लेजर हमने डिफाइन किया हुआ है इसमें। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक ईबीएस प्राइमरी लेजर आपका, यहाँ पे आपको रिटेन अर्निंग अकाउंट डिफाइन करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है। इस वाले फॉर्म पे आप लेजर डिफाइन करते हैं, जो भी इसका शॉर्ट कोड सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इसमें। उसके बाद आपने जो करेंसी वहाँ डिफाइन करी होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पे आपका लेजर स्टैंडर्ड अक्रूवल सब लेजर अकाउंटिंग मेथड है, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वो आ जाएगा आपका। बस यहाँ पे मैंडेटरी है आपका रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट आपको डिफाइन करना है। बेसिकली ये आपका असेट और बैलेंस करता है आपका, जो भी आपको स्टेक होल्डर्स को पैसा प्रॉफिट देना है वो आपका इस वाले अकाउंट में पुश होता है। ये आपका मैंडेटरी है आपके लिए, और इसके लिए, इसको क्रिएट करने के लिए आपको ये रिमेंबर ध्यान में रखना है कि जो आपका वहाँ पे इंसर्ट डायनामिक अलाउ था चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे, वो इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको क्रिएट करने नहीं देगा ये। तो ये ध्यान रखें, स्टेप ये है सिंपल सा, इसमें प्राइमरी लेजर का नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, आपने जो भी आपने डिफाइन करे थे जैसे कैलेंडर, चार्ट ऑफ अकाउंट और करेंसी,
वो आप इसमें असाइन करते हैं सिंपल। उसके बाद ये वाला अकाउंट आप प्राइमरी लेजर लेवल पे मेंशन करते हैं, उसके बाद आप इसको फिनिश करते हैं बस। बेसिकली आपका जनरल लेजर एप्लीकेशन का पार्ट है। तो हमारे जो एससीएम के सेटअप्स हैं उनसे पहले हमें हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जनरल लेजर में, तो हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें हम लीगल एंटिटी असाइन करते हैं। पहले आप एक लीगल एंटिटी क्रिएट करेंगे। लीगल एंटिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी फॉर्म दिया हुआ है सिंपल। यहाँ पे क्रिएट लीगल एंटिटी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे टेरिटरी है आपकी, जिस कंट्री के लिए आप लीगल एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं वो आ जाएगा आपको। जैसे इंडिया के लिए है। बेसिकली लीगल एंटिटी का मीनिंग ये है, जैसे आपका जो भी कंपनी आप रन कर रहे हैं उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका, राइट। उसके बिहाफ पे एक आपको जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां से आपको एक पैन नंबर या टिन नंबर मिलता है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेसिकली। जो कंपनी के ये आपका एक्चुअल में देखे तो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन एड्रेस डिफाइन करते हैं, सिंपल है, एड्रेस भरना है ओनली। यहाँ पे कोई भी नेम दे दोगे आप, लीगल एंटिटी जिस नेम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आपका यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन आ जाएगी। लीगल एड्रेस दे दोगे आप यहाँ पे। बाकी एड्रेस वगैरह बाकी आपको सेव करना है सिंपल। ओनली ओनली ओनली, क्योंकि लीगल एंटिटी के बिहाफ पे ही आप रिपोर्टिंग करते हैं, राइट। टैक्स वगैरह है आपका, टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं आपकी, वो पे आउट करनी पड़ती हैं। वो लीगल एंटिटी के बिहाफ पे जित जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी के उस बिहाफ पे आप पे आउट करोगे ना अपनी लाइबिलिटीज वगैरह। किस रजिस्ट्रेशन। हम्म। एक्चुअली डिपेंड, अब आपके कोई भी ऑफिस आप ओपन करते हो, कोई भी ब्रांच ओपन करते हो, हर ब्रांच का एक रजिस्ट्रेशन होगा ना। ये हो सकता है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन पे मल्टीपल ब्रांचेस रन कर रहे हो। वो तब है पॉसिबल अगर आपका शायद एक ही स्टेट में है। लेकिन वो जीएसटी का पार्ट है, आई थिंक वो जीएसटी में आता है आपका, कि अगर आप सेम, अगर आपका सेम स्टेट में आपका है, अगर रजिस्ट्रेशन जीएसटीएन है तो आप एक ही आपका टेन पैन नंबर होगा फिर उसके इसमें। लेकिन ये आपका रजिस्ट्रेशन है इनकेस कंपनी का, तो जितने आपके रजिस्ट्रेशन होंगे उतने ही आपकी लीगल एंटिटी ओपन होंगी। सिंपल सा फंडा है बस इसमें। अगर आपके 10 रजिस्ट्रेशन है, 10 ब्रांच है, अगर आपके 10 रजिस्ट्रेशन है, लेट से आपकी ब्रांच एक यूपी में है, एक बेंगलोर में है, एक हरियाणा में है, एक दिल्ली में है, तो आप 4 ब्रांचेस रन कर रहे हैं तो आपको 4 पैन नंबर होंगे आपके अलग अलग, तो आपके 4 लीगल एंटिटी क्रिएट होंगी। ठीक है। बाकी इसमें मेन ये है कि आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं, लिंकिंग कैसे होती है, कौन सी ब्रांच किस लीगल एंटिटी के अंडर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जब आप लीगल एंटिटी करोगे, ऐड लीगल एंटिटी यहाँ पे फॉर्म आता है, ठीक है। अगर आपकी कोई लीगल एंटिटी असाइन करनी है तो इस तरीके से है, अभी हम करेंगे नहीं, हमारा स्ट्रक्चर में नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। जब आप कोई लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक बैलेंस शीट सेगमेंट वैल्यू होगी। अब यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज एक ही लीगल एंटिटी पे असाइन करी है, मतलब तीनों का रजिस्ट्रेशन एक ही है। ये शो करा, अगर आपके सपोज 3 लीगल एंटिटी हैं अलग अलग, और हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग से लीगल एंटिटी है हर ब्रांच की, तो आप उसको उसी तरीके से एसोसिएट करेंगे। ठीक है। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे लीगल एंटिटी असाइन करके यहाँ एक फिनिश का बटन आता है, वो आपको फिनिश करना पड़ता है। जब भी आपकी ये प्राइमरी लेजर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम नेम रिफ्लेक्ट होगा जिस नेम से आपने प्राइमरी लेजर बनाया। उसके बाद आपका स्टेटस चेक हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें ये देखो, अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये आपको इस पे अभी जाना भी नहीं। ठीक है। जब हमने अपना प्राइमरी लेजर क्रिएट कर लिया, एक बार ओपन करना, उसमें जावा फॉर्म में दिखाए, एक तो बहुत स्लो है नीचे।
तो आप क्या करते हैं इसमें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेस देते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोफाइल ऑप्शन बताया था अभी, जब आपने प्राइमरी लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। अगर आप प्राइमरी लेजर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो आपकी प्रोफाइल ऑप्शन है जीएल लेजर नेम, इसकी हेल्प से आप अपना प्राइमरी लेजर का एक्सेस देते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मीन्स ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप इस वाले लेजर को एक्सेस कर सकते हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वाले लेजर को एक्सेस नहीं कर सकती। इसका मीनिंग ये है, सिंपल। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी लेजर का पार्ट है यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा। बाकी थोड़ा फास्ट ट्रैक पे है नए न्यू यूजर्स के लिए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ना एक बार ये मनीष जी के हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें स्टार्टिंग से। अगर कोई भी पार्ट आपको प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, वो मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि फिर आपको कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पार्ट दोबारा से समझना है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आए प्रोसेस का, वो मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी एक बार इसमें सेटअप करके देखना सिस्टम में। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, वो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या मतलब है किसी भी चीज का करने का ना। तो सेकंड टाइप हमारा, अब एक बार एक्सेल ओपन करिए। एक्सेल शीट ओपन करो। हम जो भी इसमें एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है, हम जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले हमारा पार्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन का। हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी है यूजर से, तो हम उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मल्टी ऑर्ग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सिस्टम में। विदाउट मल्टी ऑर्ग आप कोई भी साइकिल रन ही नहीं कर सकते। ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं और मैंडेटरी भी हैं किसी भी ओरेकल एप्लीकेशन में। अगर हो सकता है किसी भी, जैसे हमारा सबसे पहले स्टेप्स जो मल्टी ऑर्ग स्ट्रक्चर में आते हैं, वो आता है हमारा बिजनेस ग्रुप, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी लेजर, फिर लीगल एंटिटी, ऑपरेटिंग यूनिट, इंटर इन्वेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सब इन्वेंटरी एंड लोकेटर। लोकेटर इसमें ऑप्शनल होता है। बेसिकली बिजनेस ग्रुप होता क्या है वो हमें समझना है। जब अभी हमने सबसे पहले हम प्राइमरी लेजर समझते हैं, जो अभी हमने डिफाइन किया था। प्राइमरी लेजर में बेसिकली आप जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन है, अभी हम रिपोर्ट, हमारी जितनी भी रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है हमारी, वो हमारी जैसे हमारे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, वो जीएल के अंदर प्रिपेयर होती है, राइट। तो हमें क्या, जितनी हमारी ट्रांजैक्शन जाएंगी किसी भी एप्लीकेशन से, तो वो हमारी प्राइमरी लेजर में जाती हैं। तो उसके बिहाफ पे हम अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लेजर में हमारा सारा डेटा पुश होता है, जो भी हम परचेजिंग का, हमारा सेल का, फाइनेंस का, इन्वॉइसिंग का, सारा डेटा हमारा प्राइमरी लेजर में जाता है। तो इसलिए हमें प्राइमरी लेजर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो प्राइमरी लेजर आपका किस एप्लीकेशन पर आता है, वो आता है जीएल लेजर एप्लीकेशन पे आपका प्राइमरी लेजर आता है, ठीक है। प्राइमरी लेजर में आपकी रिपोर्टिंग होती है, उसी के उसमें जितना भी डेटा जाएगा उसी के बिहाफ पर आप रिपोर्टिंग करते हो आगे, ठीक है। अपनी लीगल रिपोर्टिंग, अपनी जो भी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करना है, सारी रिपोर्टिंग इसी के बिहाफ पर होती है आपकी, ठीक है। सारी एंट्रीज आपकी जनरल लेजर में, प्राइमरी लेजर में पास होगी। जनरल लेजर यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, जनरल लेजर के अंदर आपका प्राइमरी लेजर है, ओके। तो जितनी भी एंट्रीज आपकी जा रही है प्राइमरी लेजर में जाएंगी। उसके बाद आता है आपका लीगल एंटिटी। अभी लीगल एंटिटी हमने डिस्कस ही किया था। लीगल एंटिटी जैसे आपका, आपकी चार जगह आपका बिजनेस है, जैसे चार लोकेशन पे बिजनेस है, और आपका चार ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आपकी चार लीगल एंटिटी ओपन होगी। जस्ट अगर आपसे कोई पूछे लीगल एंटिटी क्या, लीगल एंटिटी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन एड्रेस ओनली।
इसके ब्याह पे आप अपनी लाइबिलिटीज पे आउट करते हैं गवर्नमेंट को, जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज होती हैं वो आपकी लीगल एंटिटी के ब्याह पर होती है। उसके बाद आता है आपका बिजनेस ग्रुप। बिजनेस ग्रुप बेसिकली हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। जो भी हमारे एचआर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे एक एचआर डिवीजन होता है, राइट। आपके एचआरस होते हैं जो अपना, जो भी आपको ऑफर लेटर रिलीज करते हैं, जो भी आप एज एन एम्प्लॉय होते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। समटाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट भी काम कर सकते हो, ठीक है। आप उस कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, लेकिन उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पर भी काम करते हो, ठीक है। जो भी आपका पेरोल से रिलेटेड डेटा है वो आपका एचआरएमएस के अंदर आता है। जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट कब की है, एम्प्लॉय ने कब लीव किया ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय के लीव बैलेंस, सारे एचआरएमएस मॉड्यूल में मेंटेन होते हैं। जो हमारा बिजनेस ग्रुप है वो एचआरएमएस एप्लीकेशन है हमारी इसमें ओरेकल में, तो उस लेवल पे आपका बिजनेस ग्रुप आता है, ठीक है। हमारी एचआरएमएस एप्लीकेशन आपकी बिजनेस ग्रुप लेवल पे होती है। एक पेरोल एप्लीकेशन भी है, वो भी आपकी बिजनेस ग्रुप लेवल पे होती है। तो बिजनेस ग्रुप जैसे हम एज ए यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, वो एज ए एससीएम फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल लर्न कर रहे हैं। ऐसे ही किसी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को एचआर मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कराना है तो वो वहाँ पे एचआरएमएस कंसल्टेंट से डील करेगा। तो बिजनेस ग्रुप में कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एचआर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा एचआरएमएस कंसल्टेंट फाइनलाइज करेगा, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ें मिली, हमें इस चीज़ पे कभी टच भी नहीं करना कि हमें बिजनेस ग्रुप क्रिएट करना पड़ रहा है, या ये हमारा रोल है भी नहीं। सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ग्रुप होता क्या है। और बिजनेस ग्रुप में लेट्स से, अगर ये तो हम सिंपल एक कंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं अभी। मैं जैसे हम ओरेकल है हमारा, ओरेकल हम इंस्टॉल करते हैं एक ही इंस्टेंस पे, एक ही सर्वर पे। एक सर्वर पे हमने ओरेकल इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड वाइड हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अगर हमारा, अगर जैसे अगर कोई, अगर मैं टीसीएस का ही एग्जांपल, अगर वो यूएस में भी बिजनेस रन कर रहा है, इंडिया में भी कर रहा है, और लेट से कनाडा में भी कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो हर कंट्री के लिए ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस लेना पड़े ओरेकल का सेपरेट। तो एक ही आप एक ही सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लोगे, उसको आप इंस्टॉल कराओगे डीबीए की हेल्प से, वो आपको इंस्टॉल करके देगा। उसके बाद एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी रन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो भी है हमारा, तो हमारा बिजनेस ग्रुप हम इसमें सेटअप करते हैं इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने बिजनेस ग्रुप हमें सिस्टम में रखने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे लिए पहली बात तो ये है कि बिजनेस ग्रुप हमारे लिए सिर्फ एक ही मैंडेटरी है, ठीक है। हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक बिजनेस ग्रुप से हम अपना मल्टी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमारा किसी भी कंट्री में, हमारा दो कंट्री में बिजनेस रन है, यूएस और इंडिया में। अगर यूएस का पेरोल स्ट्रक्चर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, राइट, और हमारा इंडिया का पेरोल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, हमने जो बिजनेस ग्रुप को क्लासिफाइड किया है, हम कंट्री स्पेसिफिक बना देते हैं कि हम ये इस तरीके से कौन इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक कंट्री के लिए हम एक ही बिजनेस ग्रुप रखते हैं जनरली, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री का पेरोल स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होता है डेफिनेटली। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही हो, लेकिन एक जनरल मेथोडोलॉजी है कि आप एक ही बिजनेस ग्रुप एक कंट्री के लिए रखते हो, ठीक है। अगर ये नहीं है कि आप दो कंट्री में रन कर रहे हो तो उसके लिए एक ही बिजनेस ग्रुप हो सकता है ये, लेकिन इसका जो भी है सिनेरियो एचआरएमएस कंसल्टेंट हमें प्रोवाइड करेगा, जो भी है इसका क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। लेकिन आपसे कोई भी पूछे कि कोई एग्जांपल सिनेरियो दे कि हमारे कितने बिजनेस ग्रुप होने चाहिए, तो आपको सिंपल करना है, कंट्री स्पेसिफिक है। अगर तीन कंट्री में अगर हमारा बिजनेस रन हो रहा है तो वहां पे हम तीन बिजनेस ग्रुप रखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी लेजर। प्राइमरी लेजर आपके कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, एन नंबर ऑफ आपके प्राइमरी लेजर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी लेजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें एक ही प्राइमरी लेजर की रिक्वायरमेंट है, दो की है, तीन की है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी लेजर में अगर आपकी करेंसी, लेट से करेंसी आपकी डिफरेंट है, अभी प्राइमरी लेजर में सिर्फ आप एक ही करेंसी असाइन कर सकते हो, मल्टीपल करेंसी आप असाइन नहीं कर सकते, ओके। रिपोर्टिंग करेंसी आप असाइन कर सकते हो, लेकिन आप एक ट्रांजैक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी आप सिर्फ एक ही असाइन कर सकते हो प्राइमरी लेजर में।
तो बेसिकली एक करेंसी के पर्पज से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्राइमरी लेजर एक कंट्री के लिए एक ही होगा। ठीक है। और अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट भी सेपरेट सेपरेट है तो भी आप प्राइमरी लेजर अलग अलग उस केस में आप अलग रख सकते हो प्राइमरी लेजर। अब अगर आपके कंट्री इंडिया में ही बिजनेस रन हो रहा है लेकिन आपके चार्ट ऑफ अकाउंट आपके सेपरेटेड है, अलग अलग है, हर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए आप चाहते हो अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट हो, तो उस केस में आप मल्टीपल प्राइमरी लेजर ओपन करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ यूएस और इंडिया का, तो यूएस में करेंसी डिफरेंट है यूएसडी, और इंडिया में आईएनआर है। ठीक है ना। वो जो भी अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे यूएसडी, यूएस वाले यूएसडी में करेंगे, हमारे यहाँ पे आईएनआर में होगी। ठीक है। इसलिए प्राइमरी लेजर हमारा कंट्री स्पेसिफिक हम रखेंगे। इंडिया के लिए एक प्राइमरी लेजर ओपन करेंगे और यूएस के लिए अलग से ओपन करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग यूनिट। ऑपरेटिंग यूनिट में बेसिकली हमारा एससीएम वाला पार्ट है। जितनी भी हमारी एप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है, जैसे किसी भी ब्रांच में आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे जहाँ परचेजिंग भी हो रही है, सेल भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आपकी प्लांट में होती है, वो हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। जिस भी उसमें आपका परचेजिंग हो रही है, ऑर्डर सेल हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप उसकी सप्लायर की पेमेंट कर रहे हो, कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, वो सारा पार्ट आपका ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे होता है। जैसे आपका परचेजिंग एप्लीकेशन है, ओरेकल की टर्म में बात करें, ऑर्डर मैनेजमेंट है, अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये आपका ऑपरेटिंग यूनिट लेवल पे होता है। अब बात आती है आपकी इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की। जो भी आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आप अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में वेयर हाउसेस होते हैं, राइट, जहाँ पे वो अपने आइटम्स के स्टॉक मेंटेन करते हैं, आइटम को मेंटेन करते हैं। ठीक है। आई तो जितने भी आपके वेयर हाउसेज होंगे उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी इसमें, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब इन्वेंट्री आपका इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जस्ट लाइक एक योर होम। ठीक है। जैसे आप एक आपका एक घर है, उसमें मल्टीपल रूम्स हैं। ठीक है। अगर मैंने आपने अपना जो भी है फर्नीचर है आपके, फॉर एग्जांपल आपके घर में फर्नीचर होगा तो आपने अलग अलग रूम में रख रखा है, तो अगर आपसे कोई ये बोलेगा कि आपके पास कितने फर्नीचर्स हैं, तो आप टोटल घर में बताओगे, ना कि रूम में। ठीक है। तो सिमिलरली इन्वेंट्री के अंडर आपका सब इन्वेंट्री हो गया, और आप इससे ये भी ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप किसी भी रूम में मेरे कितने फर्नीचर हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका ये इन्वेंट्री का ही पार्ट है, सब इन्वेंट्री भी। इन्वेंट्री के अंडर आपका सब इन्वेंट्री का स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद सब इन्वेंट्री में लोकेटर आता है। देखा होगा उसमें एक रैक लगी होती है, रैक के अंदर डिब्बे होते हैं, बिन्स वगैरह होते हैं, उसमें वो ऑन हैंड को ट्रैक करते हैं जनरली। ठीक है। तो लोकेटर बेसिकली आपका ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हो आपका स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा मल्टी ऑर स्ट्रक्चर है। तो हम सिस्टम में मल्टी ऑर स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमने प्राइमरी लेजर हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने लीगल एंटिटी बनाई थी, लीगल एंटिटी हमने असाइन कर दी थी प्राइमरी लेजर को, जिसमें हमने बैलेंसिंग सेगमेंट भी असाइन करे थे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मल्टी बिजनेस ग्रुप। डिफाइन कैसे करते हैं हम सिस्टम में, ओपन करना होगा, चलेगा। सबसे पहले इसमें डिफाइन करने के लिए आप एक लोकेशन डिफाइन करते हो। ठीक है। जैसे आपकी कोई हेड वाटर की लोकेशन होगी, वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सिंपल एड्रेस फिल करना है, कोई भी नेम नेम रख लिया आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इस क्वेरी करने के लिए F11, F11 से आप क्वेरी मोड में आते हैं। जैसे आपको कोई चीज सर्च करनी है, F11 पे आपने सेवा सर्च किया, उसके बाद आपने कंट्रोल F11 किया आपने, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ये आपको सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो भी आपको। उसके बाद हम बिजनेस ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है।
ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमारा यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिप्शन। जैसे हमने ऑलरेडी बिजनेस ग्रुप बनाया हुआ है सर, नेम दिया जाता है इंडिया बिजनेस ग्रुप। यहाँ पे आप बिजनेस ग्रुप का नेम रखेंगे, बाकी लोकेशन असाइन कर देंगे जो आपने बिजनेस ग्रुप की बनाई थी, फिर सेव कर दोगे। उसके बाद बिजनेस ग्रुप की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन हुई, आप बिजनेस ग्रुप पे गए, यहाँ पे बिजनेस ग्रुप इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप बिजनेस ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन असाइन करते हैं। जैसे जब भी आप एम्प्लॉय जनरेट करेंगे HRMS मॉड्यूल में, उसका नंबर जनरेशन कैसे होगा, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। कोई भी कंटिंजेंट वर्कर है जो जो आपके कॉन्टैक्ट पे काम करते हैं, उनका नंबर कैसे जनरेट होगा। जब भी आप सिस्टम में जब आप काम करते हो आपको एम्प्लॉय आईडी असाइन होती है, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी इसी सिस्टम के थ्रू बनती है आपकी। आपका ये बाकी HRMS का है, ये ग्रेड, फ्लेक्सी स्ट्रक्चर, ग्रुप, जॉब, कॉस्टिंग, पोजीशन, कॉम्पिटेंस, इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हम सीडेड यूज कर रहे हैं ओरेकल, जो ओरेकल ने हमें एज ए विद द प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करी है फ्लेक्स फीड्स, हम उनको यहाँ पे असाइन करेंगे, ठीक है। अभी हमें इस पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके सिंपल असाइन कर सकते हो। और यहाँ पे है और 4 ऑर्गेनाइजेशन, ये आप इनेबल कर देते हो बस, बाकी सही कर देते हो, ठीक है। आपका बिजनेस ग्रुप यहाँ पे सिंपल सा यही फॉर्म है क्रिएट करने का, सिंपल स्टेप्स हैं बिजनेस ग्रुप क्रिएट करने के आपके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएशन का। ऑपरेटिंग यूनिट के लिए जिस भी ब्रांच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है आपका, राइट, वो आपका ऑपरेशन ऑपरेटिंग यूनिट हो जाएगी। ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएट करने के लिए भी आप HRMS रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही क्रिएट करोगे। इसके लिए भी सेम है, आप सबसे पहले लोकेशन असाइन करोगे, सेम फॉर्म है लोकेशन का, चाहे आप किसी भी बिजनेस ग्रुप के लिए लोकेशन असाइन क्रिएट करो या फिर आप ऑपरेटिंग यूनिट के लिए, तो सेम फॉर्म है, कोई चेंजेस नहीं इसमें, ठीक है। आप सिंपल इसमें OU के लिए लोकेशन बना रहे हो तो आपने लोकेशन डिफाइन कर दी, राइट। इसमें सिंपल सा इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है और कोई वो नहीं है। जैसे उसके बाद ऑपरेटिंग यूनिट डिफाइन करने के लिए भी वही फॉर्म है जो इसमें आपने बिजनेस ग्रुप क्रिएट किया था। जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट का नेम दिया है, ये ऑपरेटिंग यूनिट का नेम दोगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, बस यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट होगी, वहाँ पे बिजनेस ग्रुप थी, यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट होगी। इसमें हम करते हैं क्या है बेसिकली, यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट इंफॉर्मेशन में हम यहाँ पे लिंक करते हैं। हमें नहीं पता हमारी ऑपरेटिंग यूनिट किसके अंडर है, तो हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट में लिंक करते हैं अपने प्राइमरी लेजर के साथ और लीगल एंटिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बताया कि हमारी ऑपरेटिंग यूनिट इस लीगल एंटिटी के अंडर आती है और इस प्राइमरी लेजर का हमने इसको एक्सेस दे दिया कि इस ऑपरेटिंग यूनिट का जो भी डेटा है मेरा इस प्राइमरी लेजर में जाएगा, ठीक है। जो भी ऑपरेशन है हम इस प्राइमरी लेजर से रिलेटेड करेंगे इस ऑपरेटिंग यूनिट से, और ये इस लीगल एंटिटी को रिपोर्ट करेगी, ओके। हमने शॉर्ट कोड दे दिया। बाकी ये यहाँ तक आपका ऑपरेटिंग यूनिट का पार्ट है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है। अब बाकी का पार्ट हम कल देखते हैं, इसमें इन्वेंट्री वाला है, बाकी इतना आप प्रैक्टिस कर लेना। आज आपके पास पूरा दिन है, आप प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट हो तो मीनवाइल फोन करके या ग्रुप बनाया हुआ पोस्ट कर देना। और कोई भी, अब मनीष जी आप इनको एक बार हेल्प कर देना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो मैं वो हेल्प, ठीक है, एक बार यहाँ तक करा दो आप, ताकि इन्वेंट्री वाला पार्ट हम कल से स्टार्ट कर सकें। SCM आपका ऑपरेटिंग यूनिट लेवल से स्टार्ट होता है। हाँ, जो अभी तक हमने प्राइमरी लेजर डिस्कस करा वो फाइनेंस का पार्ट है, और जो बिजनेस ग्रुप हमने डिफाइन किया वो आपका है, वो HRMS से रिलेटेड है, ठीक है।
HRMS में आपको काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल सेपरेट एप्लीकेशन हो गई। फाइनेंस में आपका थोड़ा सा रोल रहेगा हल्का फुल्का, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, तीन नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन बेसिक कोर मॉड्यूल यही है। नहीं, सिर्फ यही मॉड्यूल नहीं है एससीएम में। एससीएम में आई थिंक 12-13 मॉड्यूल है। हाँ जी। लेकिन आप ये तीन मॉड्यूल, तो इस तीन मॉड्यूल के बेस पर आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तीन मॉड्यूल में जनरली आपका हर जगह काम भी होगा। बाकी ये मॉड्यूल्स हैं जो कि आप जब ये मॉड्यूल्स लर्न करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाओगे, वहाँ हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस मॉड्यूल ले रखे हैं, उनका लाइसेंस ले रखा हो, तो वो आप जैसे काम करोगे वैसे वैसे लर्निंग होगी उनकी। लेकिन जब तक आपको ये तीन मॉड्यूल नहीं आएंगे तो बाकी मॉड्यूल आप लर्न ही नहीं कर सकते। बाकी में इंटीग्रेशन है ना इन सब की एक दूसरे से। हमारे ट्रेनिंग पार्ट में हम सिर्फ ये तीन मॉड्यूल ही लर्न करेंगे। बाकी काफी मॉड्यूल्स हैं, आई प्रोक्योरमेंट है, आई सप्लायर है, आई सोर्स भी है आपका। फिर आपका इंस्टॉल पेज भी है, अगर और ज़्यादा बहुत सारे हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, लीज मैनेजमेंट है, बहुत सारे हैं इसमें। HTML हम सिर्फ तीन मॉड्यूल करेंगे अभी। अभी हमारा जो पर्पज है वो P2P साइकिल का है, जो मैंने एक्सेल में बताई थी ना, रिक्विजिशन क्रिएशन से। अभी हमारा फोकस उस पे है। हम अभी हम लेकिन जो हम सबसे पहले मल्टी ऑर्ग स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मल्टी ऑर्ग स्ट्रक्चर जैसे ही कॉन्फ़िगर होगा, हम अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट मल्टी ऑर्ग स्ट्रक्चर आप साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। और जो एससीएम है वो आपका ऑपरेटिंग यूनिट लेवल से स्टार्ट हो जाता है। बाकी आपको कुछ फाइनेंस की चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा इंटरलेटेड है। सबसे ज्यादा आपका जो वो होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, आपको फाइनेंस से ही होगा। एससीएम और फाइनेंस का आपस में मतलब है कनेक्शन डीपली। आप ये एप्लीकेशन तो लर्न करो, लेकिन इसके साथ आपको लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए इसमें। ये सिर्फ जैसे फॉर्म फिल करना, अगर जैसे आप हम किसी भी सेटअप कर रहे हैं कोई भी, उसमें आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, जैसे ये फॉर्म है, हमने नेम डिफाइन कर दिया, लोकेशन असाइन कर दी, ऑपरेटिंग यूनिट डिफाइन कर दिया। से इस फॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल करने से नहीं है इस, क्योंकि इससे आपसे लॉजिकल क्वेश्चन रेज होंगे इन्हीं में से ही। आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेना कोई भी हो, टिल ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएशन तक, कोई भी समझना हो, कंसेप्ट पूछना हो। ठीक है, अपने पॉइंट्स नोट कर लेना, वो आप चाहे आज ही क्लियर कर लेना कॉल करके। और आप अपना एक बार यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे का पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर लो। बाकी कल क्लास होगी आपकी?
पहले आप ना यहाँ तक कर लेना, चाहे आप आज करो कल करो, उसके बाद आगे की क्लासेस हम परफॉर्म। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो आज, बाकी कल का मुझे टाइमिंग बता देना, पहले ही आज ही बता देना नाइट तक। ठीक है, चलो फिर ठीक है। ओके ओके।